स्वागत है आपका प्रश्नकाल में। मैं हूं रामवीर श्रेष्ठ। संसदीय लोकतंत्र में कार्यपालिका की निगरानी और जवाबदेही तय करने के लिए विधायिका के पास कई तरह के तरीके हैं। उसमें प्रश्नकाल सबसे महत्वपूर्ण है। संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल की कार्यवाही के दौरान विभिन्न विषयों से जुड़े सवाल पूछे जाते हैं, जिसका जवाब संबंधित मंत्रालय की ओर से दिया जाता है। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न मंत्रालयों से जुड़े विषयों पर सदस्यों ने सवाल पूछे, जिसका संबंधित मंत्रालय की ओर से जवाब दिया गया। आज के कार्यक्रम में हम प्रश्नकाल के दौरान कुछ मंत्रालयों से पूछे गए महत्वपूर्ण सवालों और उनसे जुड़े जवाब आपको दिखाएंगे। आज के कार्यक्रम का पहला सवाल जुड़ा है लोकसभा से। इस सवाल का संबंध है गंभीर बीमारियों का निशुल्क इलाज। इस सवाल को पूछा लोकसभा सांसद मुरारी लाल मीणा ने। उन्होंने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से पूछा कि देश, विशेषकर राजस्थान के दौसा जिले में गंभीर रोगों की रोकथाम और नियंत्रण के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा क्या उपाय किए गए हैं। सरकार द्वारा राजस्थान के विभिन्न जिलों में कैंसर सहित गंभीर बीमारियों के लिए अस्पतालों के निर्माण हेतु क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने का विचार है। क्या सरकारी अस्पतालों में इलाज का खर्च लाखों में है, जिसके कारण आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और मध्यम वर्ग समय पर उपचार नहीं करा पाता है। क्या देश में उपचार की लागत की तुलना में वित्तीय सहायता बहुत कम है, और यदि हाँ तो ब्यौरा क्या है। क्या सरकार का देश में गंभीर बीमारियों का निशुल्क इलाज प्रदान करने का विचार है, यदि हाँ तो ब्यौरा क्या है, और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं। इस सवाल का जवाब दिया स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने। अपने जवाब में उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य राज्य का विषय है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग भारत सरकार राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के भाग के रूप में राष्ट्रीय गैर संचारी रोग रोकथाम और नियंत्रण कार्यक्रम के तहत राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करता है। एनपीएनसीडी के अंतर्गत राजस्थान सहित देश में 770 जिला एनसीडी क्लिनिक, 372 जिला डे केयर सेंटर और 7,410 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एनसीडी क्लिनिक स्थापित किए गए हैं। आयुष्मान आरोग्य मंदिरों के माध्यम से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत देश में व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या के एक भाग के रूप में कैंसर सहित सामान्य एनसीडी की स्क्रीनिंग, प्रबंधन और रोकथाम के लिए जनसंख्या आधारित पहल शुरू की गई है। मुख, स्तन और गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर सहित इन सामान्य गैर संचारी रोगों की जांच सेवा प्रदायगी के पैकेज का अभिन्न अंग है। केंद्र सरकार ने विशिष्ट स्तर पर कैंसर परिचर्या के सुविधा केंद्रों में वृद्धि करने के लिए विशिष्ट कैंसर परिचर्या केंद्र सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण नामक योजना कार्यान्वित की है। इस योजना के तहत राज्य कैंसर संस्थानों के लिए 120 करोड़ रुपए तक और विशिष्ट कैंसर परिचर्या केंद्रों के लिए राज्य के हिस्से सहित 45 करोड़ रुपए तक का एक मुश्त अनुदान प्रदान करने का प्रावधान है। केंद्र और राज्य के बीच निधियों की हिस्सेदारी का अनुपात 60:40 है, जबकि पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों के लिए यह अनुपात 90:10 है। इस योजना के तहत एमएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर, एसपी मेडिकल कॉलेज बीकानेर और झालावाड़ मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल झालावाड़ सहित 19 एससीआई और 20 टीसीसी को मंजूरी दी गई है। इसके अतिरिक्त सभी 22 नए एम्स में कैंसर उपचार सुविधाएं अनुमोदित की गई हैं। राजस्थान में एम्स जोधपुर में कैंसर सहित गंभीर बीमारियों का इलाज किया जा रहा है। केंद्रीय वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में अगले 3 वर्षों में सभी जिला अस्पतालों में डे केयर कैंसर केंद्रों की स्थापना की सुविधा प्रदान करने की घोषणा की। 2025-26 में 200 केंद्र स्थापित किए जाएंगे। यह पहल मौजूदा प्रयासों पर आधारित है, जिसमें जिला अस्पतालों में पहले से ही 372 डे केयर परिचर्या केंद्र स्थापित किए गए हैं। सरकारी अस्पतालों में गरीबों और जरूरतमंदों के लिए उपचार या तो निःशुल्क है अथवा अत्यधिक रियायती दर पर है। किफायती और वहनीय उपचार के लिए भारत सरकार द्वारा की गई पहलों का ब्यौरा। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 55 करोड़ से ज्यादा लाभार्थियों को मध्यम या विशिष्ट परिचर्या हेतु अस्पताल भर्ती के लिए प्रति परिवार प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य आश्वासन बीमा कवर प्रदान किया जाता है। हाल ही में
ABPMJAY में 70 वर्ष से अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को उनकी आय को ध्यान में रखे बिना स्वास्थ्य कवरेज प्रदान किया गया है। ABPMJAY के तहत उपचार पैकेज दवाओं और नैदानिक सेवाओं जैसे विभिन्न उपचार संबंधी पहलुओं को कवर करते हुए बहुत व्यापक हैं। अनिवार्य औषधियों और नैदानिक सुविधा केंद्रों की उपलब्धता सुनिश्चित करने और रोगियों की जेब से होने वाले खर्च को कम करने के लिए राष्ट्रीय निशुल्क औषधि सेवा पहल और निशुल्क नैदानिक सेवा पहल शुरू की गई है। प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना के तहत जन औषधि केंद्र कैंसर रोधी दवाओं सहित किफायती जेनरिक दवाएं उपलब्ध कराते हैं। PMBJP योजना के तहत 2047 दवाएं और 300 सर्जिकल उपकरण, चिकित्सा उपभोग्य वस्तुएं और उपकरण उपलब्ध हैं। उपचार के लिए किफायती दवाएं और विश्वसनीय प्रत्यारोपण पहल में कैंसर सहित किफायती दवाएं प्रदान की जाती हैं। 28/2/2025 तक 29 राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों में 222 अमृत फार्मेसियां हैं जो कैंसर सहित 6500 से ज्यादा दवाओं को अत्यधिक छूट पर बेच रही हैं। फार्मास्यूटिकल्स विभाग के तहत राष्ट्रीय फार्मास्यूटिकल्स प्राइसिंग अथॉरिटी ने 131 कैंसर रोधी अनुसूचित फार्मूलेशन के अधिकतम मूल्य निर्धारित किए हैं। NPPA ने 28 कैंसर रोधी दवाओं का खुदरा मूल्य भी तय किया है। वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में 3 कैंसर रोधी दवाओं के लिए सीमा शुल्क को 0 और GST दरों को 12% से घटाकर 5% कर दिया है। आज के कार्यक्रम का अगला सवाल जुड़ा है औषधि मूल्य वृद्धि से। इस सवाल को पूछा है लोकसभा सांसद KC वेणुगोपाल ने। उन्होंने रसायन और उर्वरक मंत्रालय से पूछा कि क्या सरकार ने औषधि मूल्य वृद्धि की अनुमति देने के राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण के निर्णय पर ध्यान दिया है। यदि हां तो NPPA द्वारा इस मूल्य वृद्धि का क्या औचित्य बताया गया है और यह सभी नागरिकों के लिए आवश्यक दवाओं तक वहनीय पहुंच सुनिश्चित करने की सरकार की प्रतिबद्धता के साथ किस प्रकार सामंजस्य स्थापित करता है। क्या मूल्य वृद्धि को स्वीकृत करने से पूर्व संबंधित हितधारकों के साथ पर्याप्त परामर्श किया गया था। भविष्य में ऐसे मुद्दों को रोकने के लिए संसद सदस्यों द्वारा व्यक्त की गई चिंताओं को दूर करने के लिए सरकार किन उपचारात्मक उपायों को लागू करने की योजना बना रही है। इस सवाल का जवाब दिया रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने। अपने जवाब में उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण नीति 2012 का एक उद्देश्य आवश्यक दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण को इस नीति के अनुसरण में जारी औषधि आदेश 2013 के अंतर्गत आवश्यक दवाओं के मूल्यों को विनियमित करते समय बाजार में आवश्यक दवाओं की उपलब्धता के उद्देश्यों को भी ध्यान में रखना होता है। NPPA को समय समय पर विनिर्माताओं की ओर से आवश्यक दवाओं के कुछ फार्मूलेशंस को बंद करने की अनुमति प्रदान करने से संबंधित आवेदन प्राप्त होते हैं। साथ ही विभिन्न औषध विनिर्माण विपणन कंपनियों और उद्योग संघों की ओर से मूल्यों में वृद्धि करने से संबंधित आवेदन इन आधार पर प्राप्त होते हैं कि उत्पादन और सक्रिय औषध सामग्री की लागत में वृद्धि, विनिमय दर में परिवर्तन आदि जैसे कारणों से मौजूदा मूल्यों पर फार्मूलेशंस की सतत उपलब्धता सुनिश्चित कराना व्यवहार्य नहीं है। ऐसे अभ्यावेदनों पर विचार विमर्श करने के लिए स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन और NPPA के प्रतिनिधियों की एक अंतर मंत्रालयी समिति के रूप में एक परामर्श तंत्र NPPA में मौजूद है। दवाओं की आवश्यकता, उनके मूल्य नियंत्रण के अधीन रहने की अवधि, हाल ही के वर्षों में API के मूल्यों के रुझान, संभावित कमी से संबंधित कोई मामला और विनिर्माण बंद करने से संबंधित आवेदनों की प्राप्ति जैसे मापदंडों को ध्यान में रखते हुए IMC आवेदनों की जांच करती है। इन मापदंडों के अनुसार 77 फार्मूलेशंस के मूल्यों में वृद्धि के आवेदनों के संबंध में IMC के साथ की गई विस्तृत परिचर्चा और उसकी सिफारिशों के आधार पर
NPPA ने 8 औषधियों के 11 फार्मुलेशंस के अधिकतम मूल्य में वृद्धि की स्वीकृति प्रदान की है ताकि उनकी निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके, जिससे बाजार में इन औषधियों की अनुपलब्धता के कारण आम जनता को इनके महंगे विकल्पों की ओर रुख करने के लिए मजबूर न होना पड़े। आज के कार्यक्रम का अगला सवाल जुड़ा है विदेशी विश्वविद्यालयों में आयुष अकादमी पीठों की स्थापना से। इस सवाल को पूछा है लोकसभा सांसद नवीन जिंदल ने। अपने सवाल में उन्होंने आयुष मंत्रालय से पूछा कि क्या सरकार ने बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया, मॉरिशस, लातविया और मलेशिया में आयुष अकादमिक पीठों की स्थापना की है, और यदि हां तो इन पहलों का ब्यौरा क्या है। क्या ये पीठ आयुष चिकित्सा पद्धतियों को अंतर्राष्ट्रीय रूप से बढ़ावा देने की व्यापक कार्यनीति का हिस्सा हैं, और यदि हां तो इस पहल के माध्यम से क्या विशिष्ट उद्देश्य प्राप्त किए जा रहे हैं। क्या सरकार ने आयुष में अनुसंधान और शैक्षणिक आदान प्रदान को सुगम बनाने के लिए विदेशी संस्थाओं के साथ किसी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, और यदि हां तो ऐसे समझौतों की संख्या कितनी है और उनका ब्यौरा क्या है। क्या आयुष पीठों की मेजबानी करने वाली इन विदेशी संस्थाओं को वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। क्या इन पहलों से आयुष चिकित्सा पद्धतियों की वैश्विक मान्यता और स्वीकार्यता में वृद्धि होने की आशा है, और यदि हां तो ब्यौरा क्या है और इनके प्रभाव का आकलन करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं। इस सवाल का जवाब दिया आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने। अपने जवाब में उन्होंने बताया कि आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी पीठ कार्यक्रम आयुष मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पारंपरिक भारतीय चिकित्सा पद्धतियों के वैश्विक स्तर पर संवर्धन और सुदृढ़ीकरण के लिए एक पहल है। इस कार्यक्रम के तहत आयुष पद्धतियों के संबंध में अकादमिक सहयोग, अनुसंधान और जागरूकता को सुविधाजनक बनाने के लिए विदेशी विश्वविद्यालयों और संस्थानों में आयुष पीठ स्थापित किए जाते हैं। आयुष मंत्रालय ने बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया, मॉरिशस, लातविया और मलेशिया में आयुष अकादमिक पीठ स्थापित किए हैं। ये पीठ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयुष चिकित्सा पद्धतियों के संवर्धन की व्यापक कार्यनीति का हिस्सा है। इस पहल के माध्यम से अपनाए जा रहे विशिष्ट उद्देश्य निम्न प्रकार हैं। आयुष चिकित्सा पद्धतियों से संबंधित शैक्षणिक और अनुसंधान गतिविधियां शुरू करना, विश्वविद्यालय की आवश्यकताओं और भारत में आयुष शिक्षा दिशा निर्देशों के अनुसार अल्पकालिक या मध्यम अवधि के पाठ्यक्रमों के लिए पाठ्य विषयों को अभिकल्पित करना और उन्हें अंतिम रूप देना, विश्वविद्यालय की पाठ्यचर्या संबंधी आवश्यकताओं के अनुसार शैक्षणिक व्याख्यान, व्यावहारिक सत्र लेना और विश्वविद्यालय और पीठ के बीच पारस्परिक रूप से सहमत विभागीय सेमिनार, सम्मेलन, संकाय बैठकों आदि जैसी गतिविधियों में भाग लेना, सहयोगात्मक अनुसंधान करने की व्यवहार्यता का पता लगाना, मेजबान देशों और अन्य पड़ोसी देशों के लिए आयुष चिकित्सा पद्धतियों से संबंधित सूचना के विश्वसनीय स्रोत के रूप में कार्य करना, भारतीय दूतावास, भारतीय उच्चायोग, मेजबान विश्वविद्यालय और आयुष मंत्रालय के साथ संपर्क सूत्र के रूप में कार्य करना, मेजबान संगठन के सहयोग से आयुष पद्धतियों पर कार्यशालाएं, सेमिनार आयोजित करना, आयुष पद्धतियों पर मौजूदा शैक्षणिक अनुसंधान कार्यक्रमों, उनकी खूबियों एवं कमियों की पहचान करना और भारत में आयुष मंत्रालय और संबंधित संस्थान को सूचना प्रदान करना, मेजबान विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित अन्य आकस्मिक जिम्मेदारियां निभाना, जैसे कि संबद्ध अस्पताल, क्लिनिक में व्यावहारिक प्रदर्शन, नैदानिक प्रशिक्षण के लिए नैदानिक सेवाएं प्रदान करना, आयुष मंत्रालय द्वारा समय समय पर सौंपी गई कोई अन्य गतिविधि करना, विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित किए जाने वाले वर्ष में कम से कम 2 सार्वजनिक व्याख्यान देना, जिन्हें आयुष व्याख्यान कहा जाएगा। आयुष मंत्रालय भारत सरकार ने आयुष में अनुसंधान और अकादमिक आदान प्रदान को सुविधाजनक बनाने के लिए विदेशी संस्थानों के साथ 50 संस्थान दर संस्थान स्तरीय समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। जिन संस्थानों के साथ आयुष मंत्रालय ने समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं, उनका विवरण संलग्नक में दिया गया है। आयुष मंत्रालय विदेशी संस्थाओं को पीठ की मेजबानी के लिए किसी प्रकार की वित्तीय सहायता प्रदान नहीं करता है। मंत्रालय आयुष पीठ के वेतन, हवाई किराया और उचित भत्तों से संबंधित लागतों को वहन करता है, जिसे
संबंधित भारतीय मिशन को जारी किया जाता है। मेजबान विश्वविद्यालय निम्नलिखित सुविधाएं प्रदान करता है। उम्मीदवार उसके पति को स्वास्थ्य बीमा, बच्चों, पत्नी और नाबालिग बच्चे को प्रदान करना, सभी बुनियादी सुविधाओं, उपयोगिता शुल्कों के साथ किराए से मुक्त सुसज्जित पारिवारिक आवास प्रदान करना, पीठ के कुशल संचालन के लिए परिसर में सुसज्जित कार्यालय और अनुसचिवीय सहायता प्रदान करना, पीठ अतिथि संकाय को कार्यालयीन कार्यभार के दौरान परिवहन या परिवहन के लिए मुआवजा प्रदान करना। ये पहले आयुष चिकित्सा पद्धतियों के वैश्विक प्रचार, प्रसार, मान्यता और स्वीकृति को बढ़ाने में सहायता करती हैं। आयुष पीठ के प्रभाव का आकलन करने के लिए पीठ से आरंभ की गई गतिविधियों पर एक मासिक रिपोर्ट प्राप्त की जाती है। रिपोर्ट के आधार पर पीठ का प्रभाव मूल्यांकन किया जाता है। आज के कार्यक्रम का अगला सवाल जुड़ा है दत्तक ग्रहण कानून से। इस सवाल को पूछा है लोकसभा सांसद अनिल यशवंत देसाई ने। उन्होंने महिला और बाल विकास मंत्रालय से पूछा कि क्या दत्तक ग्रहण संबंधी भारतीय कानून बच्चों के सुरक्षित भविष्य वातावरण की पर्याप्त देखभाल करते हैं। यदि किसी विदेशी दंपत्ति द्वारा दत्तक ग्रहण का अनुरोध किया जाता है तो इस स्थिति के लिए किए गए विशेष उपबंधों का ब्यौरा क्या है। क्या सरकार कानून के अंतर्गत प्राधिकृत नहीं किए गए लोगों द्वारा दत्तक ग्रहण किए जाने की निगरानी कर रही है, रोकथाम कर रही है, और यदि हां तो ब्यौरा क्या है। और विगत 5 वर्षों के दौरान वैध रूप से दत्तक ग्रहण किए जाने के आरोप में कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस सवाल का जवाब दिया महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर ने। अपने जवाब में उन्होंने बताया कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय किशोर न्याय अधिनियम 2015 के लिए नोडल मंत्रालय है। यह कानून देखभाल, संरक्षण, विकास, उपचार, पुनर्वास और सामाजिक पुनः मिलन के माध्यम से उनकी बुनियादी जरूरतों को पूरा करके देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों और विधि का उल्लंघन करने वाले बच्चों की सुरक्षा, संरक्षा, सम्मान और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए प्राथमिक कानून है। जेजे अधिनियम 2015, किशोर न्याय मॉडल नियमावली 2016 और दत्तक ग्रहण विनियम 2022 के तहत देश भर में दत्तक ग्रहण के लिए एक समान कानूनी ढांचा उपलब्ध है। कुल मिलाकर यह व्यापक ढांचा सुनिश्चित करता है कि देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले प्रत्येक बच्चे को पारदर्शी और कानूनी रूप से सशक्त दत्तक ग्रहण की प्रक्रिया के माध्यम से एक सुरक्षित, स्थायी और प्यार करने वाला परिवार मिल सके। किशोर न्याय अधिनियम 2015 की धारा 59 अनाथ, परित्यक्त और अभ्यर्पित बच्चे के अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण के लिए प्रक्रियाओं का प्रावधान करती है। इसके अलावा दत्तक ग्रहण विनियम 2022 के विनियम 15 से 23 NRI, OCI और विदेशी भावी दत्तक माता पिता के लिए दत्तक ग्रहण की प्रक्रियाओं का प्रावधान करती है। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न दलों के सांसदों ने मंत्रालयों से जुड़े कई विषयों से जुड़े सवाल पूछे, जिसका सरकार की ओर से जवाब दिया गया। कार्यक्रम के इस हिस्से में सवाल राज्यसभा से जुड़े हुए। राज्यसभा से जो पहला सवाल हमने कार्यक्रम में शामिल किया है वो जुड़ा है JPMA के तहत जूट बैग के उपयोग की अनिवार्यता से। इस सवाल को पूछा है राज्यसभा सांसद रीताब्रत बनर्जी ने। उन्होंने वस्त्र मंत्रालय से पूछा कि क्या यह सच है कि सरकार जूट पैकेज सामग्री अधिनियम के तहत जूट बैग के अनिवार्य उपयोग पर पुनः बल दे रही है, जिसमें किसानों और मिलों के लिए मूल्य निर्धारण में स्थिरता और निष्पक्षता जैसे सुरक्षा उपायों को प्राथमिकता दी गई है। यदि हां तो ब्यौरा क्या है, और यदि नहीं तो इसके क्या कारण है। इस सवाल का जवाब वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री पवित्र मार्गेरिटा ने दिया। उन्होंने अपने जवाब में बताया कि जूट पैकेजिंग सामग्री अधिनियम 1987 कच्ची पटसन और जूट पैकेजिंग सामग्री के उत्पादन और इसके उत्पादन में लगे व्यक्तियों के हित में और इससे संबंधित मामलों के लिए कुछ वस्तुओं की आपूर्ति और वितरण में जूट पैकेजिंग सामग्री के अनिवार्य उपयोग का प्रावधान करता है। JPM अधिनियम के प्रावधानों के तहत केंद्र सरकार ने पिछले 7 वर्षों में
100% खाद्यान्नों और 20% चीनी की पैकेजिंग जूट की बोरियों में करने को अनिवार्य बना रखा है। राज्य खरीद एजेंसियों और भारतीय खाद्य निगम द्वारा खाद्यान्नों की पैकेजिंग के लिए जूट की बोरियों की कुल खरीद जूट वस्तुओं के कुल उत्पादन का 81% है। आज के कार्यक्रम का अगला सवाल जुड़ा है ग्रामीण क्रेडिट स्कोर के माध्यम से ऋण से। इस सवाल को पूछा है राज्यसभा सांसद दर्शना सिंह ने। उन्होंने ग्रामीण विकास मंत्रालय से पूछा कि ग्रामीण क्रेडिट स्कोर की परिभाषा क्या है। इस तरीके से कोई व्यक्ति अपना ग्रामीण क्रेडिट स्कोर जान सकता है। क्या ग्रामीण क्रेडिट स्कोर किसी ग्रामीण व्यक्ति या स्वयं सहायता समूह के सदस्य को निजी क्षेत्र के बैंकों से ऋण प्राप्त करने में सक्षम बनाएगा? इस सवाल का जवाब दिया ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर पेमासानी ने। अपने जवाब में उन्होंने बताया कि केंद्रीय बजट 2025 में ग्रामीण क्रेडिट स्कोर पर एक घोषणा शामिल थी, जो ग्रामीण स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों और ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों की ऋण संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा विकसित की जाने वाली एक रूपरेखा है। क्रेडिट सूचना कंपनियों द्वारा उपयोग की जाने वाली वर्तमान क्रेडिट स्कोरिंग प्रणाली डिजाइनर के अनुसार सभी व्यक्तिगत उधारकर्ताओं के लिए सामान्य है और इसमें ग्रामीण क्षेत्र के लिए कोई विशेष विचार नहीं किया गया है। ग्रामीण और स्वयं सहायता समूहों के उधारकर्ताओं के ऋण मूल्यांकन के उद्देश्यों के लिए तैयार ग्रामीण ऋण स्कोर ग्रामीण उधारकर्ताओं का बेहतर ऋण निर्धारण करेगा, जिससे औपचारिक ऋण तक उनकी पहुंच में सुधार होगा। सरकार हितधारकों से परामर्श करके ग्रामीण क्रेडिट स्कोर की रूपरेखा और तौर तरीके भी तैयार कर रही है।